हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान रहेगी और अध्याय 7 है, इसमें पौधों को जानिए। तो इस अध्याय की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो हाफ लेसन जो है पाठ्य पुस्तक में हम उसमें समझ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसी चैनल में जाइए और वहीं से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हम आगे नेक्स्ट कराएंगे जड़ जड़ से कराएंगे। तो इसके हम तने के बारे में पढ़ चुके हैं, पत्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जड़ से आगे शुरू करते हैं। तो आगे है आपके पास जड़, यानी जड़ कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ये हम इसमें अब समझेंगे। तो अब आप देख रहे हो ये चित्र। इस चित्र में देखो, ये पौधा है, पौधे की ये नीचे जड़ है, ठीक है। और एक दूसरा पौधा है जिसकी नीचे जड़ नहीं है। तो किसको पौधे को उखाड़ना आसान है? तो आप देखोगे इस पौधे की जड़ नहीं है, इसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो, उखाड़ सकते हो। लेकिन जिसमें जड़ होती है उसको आप थोड़ा मुश्किल से बाहर निकालोगे, उखाड़ोगे, क्योंकि इसको उखाड़ने के लिए पहले हमें दोनों साइड से खोदना पड़ता है। तो ये इसका क्या कारण है? ये जड़ जो होती है इस पौधे को सहारा देती है मिट्टी के अंदर, और इसी जड़ की वजह से पौधा जो है खड़ा होता है। और जिसमें जड़ नहीं होती तो उसको सहारा नहीं मिलता, ठीक है। तो जड़ का क्या कार्य है? पौधे को मिट्टी के साथ जकड़े रखना और उसको सीधा खड़े रखना जड़ का कार्य है। तो ये कार्य तो ये हो गया। और देखेंगे तो इसमें आपने आगे क्रियाकलाप करना है। इसमें क्या करना है? आपने एक रुई लेनी है, रुई को गीला कर लेने हैं और उसके अंदर जो चने हैं, चने के आपने दाने जो हैं डाल के रख देने हैं 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। तो आप देखोगे उनके अंदर से इस तरह से नए अंकुर फूट जाते हैं। तो इसे बोलते हैं नवोद्भिद। क्या बोलेंगे इसे? नवोद्भिद, यानी नए अंकुर बाहर निकल आना, उसे नवोद्भिद कहते हैं। तो अब आप इस चित्र में देखिए, ये 2 तरह की जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो जड़ है ये मक्के की जड़ है। मक्के के दाने में से जब अंकुर फूटता है तो एक नीचे जड़ जाती है, एक ऊपर की तरफ जाती है, अलग अलग होती हैं ये। लेकिन ये चने की जड़ है, ये देखो एक बार बाहर निकलती है तो एक भाग जो है नीचे जड़ के रूप में आ जाता है, दूसरा भाग ऊपर बाहर निकलता है जिस पे पत्ते आते हैं, तने के रूप में आता है। तो ये देखो दोनों जड़ें अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे हमें लगता है कि जड़ें अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो वो देखेंगे कितने प्रकार की हैं। तो अब आप चित्र में देख रहे हो कि इसमें इस पौधे की जड़ें जो हैं अलग तरह की हैं और इस पौधे की जड़ें अलग तरह की हैं। तो इसमें जो चित्र ए है उसमें जो जड़ है उसका नाम मूसला जड़ कहते हैं, और जो दूसरी रेशेदार जड़ होती है इसे छकड़ा जड़ भी कहते हैं, ठीक है। रेशेदार जड़ या छकड़ा जड़ है ये, और ये दूसरी है मूसला जड़। अब मूसला जड़ और छकड़ादार जड़ में क्या अंतर है? जो मूसला जड़ होती है इसमें एक मोटी जड़ होती है मुख्य, और उसके दोनों तरफ बारीक बारीक जड़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो रेशेदार जड़ होती है इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती, सभी बारीक जड़ें जो हैं सीधी तने के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसे हम रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। अब जैसे चित्र में देखा गया है, इन जो मूसला जड़ होती है इनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी छोटी जड़ें जो अलग अलग होती हैं एक दूसरे से मिली हुई, इसके उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। और जिन पौधों की जड़ें बी के समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, ये सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम छकड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। तो जो रेशेदार या छकड़ा जड़ होती हैं ये सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती, ठीक है बच्चों।
तो जो खरपतवार के पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें जो होती हैं रेशेदार होती हैं, छकड़ा जड़ होती हैं, और जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं मूसला जड़ होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपने क्या करना है, पौधे जो भी आपके स्कूल में या गांव में या घर पे कहीं पे भी पौधे हैं तो उनको आपने उखाड़ के देखना है। जैसे घास का पौधा है ना, उसकी जड़ को देखना है और उसके जड़ों पत्तों में समांतर सिरा विन्यास है या जाली का सिरा विन्यास है, ये देखना। यानी जड़ें कैसी हैं, उनका सिरा विन्यास कैसा है। तो आप देखोगे जिसकी जड़ें मूसला जड़ हैं तो उसके पत्तों में जाली का सिरा विन्यास होता है, और जिसकी जड़ें जो हैं छकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें हैं उसके पत्तों में समांतर सिरा विन्यास होता है। तो आप पत्तों को देखकर भी बता सकते हो कि किसी पौधे की जड़ें कैसी होंगी। फिर उसके बाद आता है पुष्प। पुष्प यानी फूल। तो पुष्प जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, आप देख सकते हो इस चित्र में गुलाब का फूल है। ठीक है, तो गुलाब का फूल है, इसके भागों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके भाग आते हैं कि गुलाब के फूल या कोई भी फूल है उसके कितने भाग होते हैं। तो ये चित्र है जैसे बना हुआ है इनका। तो गुलाब का फूल है, ये बंद फूल है, ये खिला हुआ फूल है। तो जो ये लाल लाल हैं इसकी ये पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और जो हरा भाग है इसमें ये वाली हरी जो पत्तियां हैं नीचे की तरफ, इसे हम बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य दल जो होता है वो पुष्प आसन भी इसको कहते हैं हम, इसे हम बाह्य दल कहते हैं। और ये पंखुड़ियों को सहारा देते हैं। और पंखुड़ियों का क्या कार्य आता है, पंखुड़ियाँ जो होती हैं कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इनके देख लेते हैं। तो पंखुड़ियाँ किसे कहते हैं, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग जो है पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। ठीक है, अलग अलग फूलों की पंखुड़ियों का रंग अलग अलग होता है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है छोटी पत्ती की भांति ये दिखाई देते हैं, उसे बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए और देखिए कि अलग अलग पौधों में किस तरह के बाह्य दल हैं, उनकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं। अब उसके बाद है आपके पास प्रश्न आता है पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपने क्या करना है, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन, तो आप इस तरह का चित्र बनाएंगे। और इसमें देखिए जो पुष्प है उसके 3 भाग हैं मुख्य रूप से। सबसे ऊपर जो आपको ये पीला पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं इसे हम परागकोश कहते हैं। ठीक है, और जो ये डंडियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इसे हम पुंकेसर कहते हैं। और जो आपको नीचे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, जो बीच में ये हरे रंग का है ना, ये वाली डंडी, इसे स्त्री केसर कहेंगे। और जो ऊपर है इसे परागकोश कहेंगे, इसके ऊपर परागकण होते हैं। और जो ये लाइनें डंडियाँ हैं ये इसे हम पुंकेसर कहेंगे। तो 3 भाग हैं, परागकोश, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, उसके बाद है तो स्त्री केसर किसे कहते हैं, इसका आएगा पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे तो पुंकेसर हटा दीजिए, उसके बाद आपको स्त्री केसर का पता लग जाएगा। यानी पुष्प के केंद्र में बीचों बीच स्त्री केसर होता है। फिर उसके बाद है आपके पास जो पुंकेसर होता है उसके 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 2। एक तो ये है परागकोश जो ऊपर वाला भाग है, और जो ये नीचे आपको डंडियाँ दिखाई दे रही हैं इसे तंतु बोलते हैं। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। फिर आपके पास आते हैं स्त्री केसर के भाग। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक तो यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे बीज होते हैं, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। और ये जो बीच वाली नली है इसे हम वर्तिका बोलेंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाला सिरा होता है इसे हम वर्तिकाग्र बोलेंगे।
तो ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, प्रागकोश और क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब जो स्त्री केसर का भाग है अंडाशय, जब हम इसको काट के देखते हैं, एक तो इस तरह से काट के देखा हमने, ठीक है, लंबाई के अनुसार काटा और इसको इस तरह से काटा, दोनों तरफ से काट के देखा, तो ये बीच में आपको बीज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसे बीजांड कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, और जहाँ पे बीजों का निर्माण होता है, और यहीं पे बीज के बाद यानी फल बनता है, फल के बाद बीज बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई देता है अंडाशय की आंतरिक संरचना है। ये चित्र आपको आ जाता है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट करो और अनुप्रस्थ काट करो। तो ये लंबाई में काट है और ये इस तरह से अनुप्रस्थ में काट है, और ये क्या है, बीजांड हैं। ठीक है बच्चों, तो बीजांड किसे कहते हैं, तो आप इसे लिखेंगे, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसे बीजांड कहते हैं। तो अंडाशय के आंतरिक भाग को अपनी नोटबुक में इसका चित्र बनाना है आपने, और इसकी परिभाषा लिखनी है कि बीजांड किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है, तो अंडाशय को हम इस तरह से काट सकते हैं, जैसे ये ब्लेड के द्वारा हम ये काट सक रहे हैं। ये लंबाई के अनुदिश काटा जा रहा है और इसको अनुप्रस्थ काट के रूप में इसको काटा जा रहा है, ब्लेड के द्वारा काट के देखेंगे, और इसको का अवलोकन हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, तब जाके हमें बीजांड में जो अंडाशय में बीजांड का पता लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो होते हैं, सभी फूलों में जो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये सभी पौधों पुष्पों में पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ये सभी पौधे, ये भाग जो हैं, ये सभी पौधों में पुष्पों में अलग अलग पाए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये सब में एक समान पाए जाएं। ठीक है, तो पुष्पों में जो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, उनकी संख्या में अंतर हो सकता है, और कुछ पुष्पों में तो इसमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ फूलों में शायद बाह्य दल ना मिले, या पंखुड़ी ना मिले, या पुंकेसर ना मिले। ठीक है, कोई एक आध भाग जो है उनका अलग अलग हो सकता है, उनका रंग अलग हो सकता है, उनकी बनावट अलग से हो सकती है, उनकी संख्या अलग हो सकती है। तो आपने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, एक तो पत्ती, तना, जड़ के लक्षणों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा, और पुष्प की संरचना की। ठीक है, तो इसमें उसके बाद आपके पास ये प्रमुख शब्द आते हैं, तो इनकी आपने परिभाषाएं लिखनी है जो आपको पाठ में समझाया गया है। तो इनकी परिभाषाएं आपने अपनी विज्ञान की नोटबुक में लिख लेनी है, और इनकी परिभाषाएं आपको वीडियो में से मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया, घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आगे मैं आपको अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में यानी। तो तब के लिए ये सारांश है, ये भी आप देख लीजिए, ये आप पढ़ लीजिए, खुद पढ़ना है आपने। ठीक है बच्चों, फिर आपको अभ्यास के प्रश्न कराएंगे और छोटे क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो आपके सेट के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।